जय श्री राम के जो नारे लगते हैं ना, उससे ममता बनर्जी ने तय कर लिया है, वो मान गई हैं कि कोई भी हिंदू इस बार उनको वोट नहीं देगा। तो वहाँ पे लोग इस तरीके से डरे हुए हैं कि वो ये कहने से डरते हैं कि हाँ मैं बीजेपी समर्थक हूँ। सुमन जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल आप गई, क्या आपने देखा वहाँ पर, क्या माहौल है? जिस तरह से टीएमसी कह रही है 211 प्लस हम सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम 200 प्लस जीत रहे हैं, क्या आपने देखा वहाँ? देखिए, कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो टक्कर इस बार एक युद्ध है, एक रणभूमि में कहूँगी, रणभूमि में एक जंग है। बंगाल ने एक कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें दिखा कि वहाँ की जनता ने बंगाल को बदलने का मन बना लिया है। 10 साल से पहले 34 साल सीपीएम का सरकार था, फिर 10 साल से ममता बनर्जी बरकरार हैं अपनी सीट पर। लेकिन अब हमने जो वहाँ पे इतना हमने दौरा किया, अलग अलग जगह पे गए, वहाँ के लोगों से बात किया, वहाँ के जो माइनॉरिटी जिसको लेकर हमेशा से बंगाल में ममता बनर्जी राजनीति करते आई हैं, जिसके ऊपर जिसके कंधे पे बंदूक रख के वो कुर्सी पे बैठी हुई हैं, वो है मुस्लिम। लेकिन इस बार वहाँ के मुसलमानों से भी मैं मिली, उन्होंने भी मन बना लिया है कि ममता बनर्जी को हटाकर इस पर बीजेपी को लाना है। कारण इसका यह है क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया उन माइनॉरिटी को, उन मुसलमानों को, उनको कुछ दिया नहीं है। उनके भी घर में हम जब उनके गलियों में घुसे, उनके वार्ड में गए, वहाँ पे वार्ड में बटे हुए हैं, जब हम उनके वार्ड में पहुँचे, कहीं पानी नहीं है राजवीर, कहीं बिजली नहीं है, और वहाँ की सिचुएशन ये है कि लोगों को खाने के लिए मोहताज हैं। महिलाओं का सुरक्षा इस लेवल तक गिरा हुआ है कि एक ही वार्ड में एक महीने में 5-5 महिला की हत्याएं हो जाती है। एक ही घर में एक रेप हो रहा है, उसको बचाने उसकी बहन आ रही है तो उसके साथ भी वही दुष्कर्म होके उसको कूच के मारा जा रहा है। और कई ऐसी घटनाएं हमने सुनी और देखा, लोगों ने खुद बताया, वहाँ के आम जनता से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे महिलाओं की हालत ये है कि कोई रात को देर रात निकल नहीं सकता। इस तरीके से वहाँ पे दुष्कर्म होते हैं कि आज भी कई ऐसे कांड हैं जिसमें कि लड़कियों का धड़ अभी तक नहीं मिला और सर मिल गया है। ऐसे शरीर के अलग अलग पार्ट बटे रहते हैं। और महिला की सुरक्षा की बात जब हमारी ममता बनर्जी के पास जाती है तो वो तो बोलती है एटो छोटो सा घटना, मतलब छोटा घटना है, लड़की की ही गलती है। पार्क स्ट्रीट जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस दिल्ली की धड़कन मानी जाती है, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता का धड़कन है। मैं वहाँ से होकर आई, वहाँ पे कहते हैं कलकत्ता का पार्क स्ट्रीट धड़कन है। वहाँ की हालत, मजदूर सड़क पर हैं, ना उनके पास खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, न रहने को कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कलकत्ता जीरो है। और एजुकेशन की बात, जो एक वक्त कलकत्ता से जो इतने महान जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस दादा हो गए, इतने बड़े बड़े महारथी जो आए हैं, लेकिन आज के वक्त में बच्चों का एजुकेशन नहीं है, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कटबनी चलता है। जी सुमन जी, आपने 2 बातें उठाई, एक महिला सुरक्षा को लेकर, एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। एक बात बताइए कि महिला सुरक्षा के लिए तो ममता बनर्जी कहती हैं कि महिला तो मेरी कोर वोटर है, वो हमें भी वोट देंगे क्योंकि महिलाओं के लिए हमने इतना काम किया है। जी, मैं आपको बता दूं, इस बार उन्होंने लगभग 42 मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, जिसमें 50 टोटल महिलाएं ही हैं, जहाँ पे वो माँ, बेटी, मानुस, माँ, माटी, बानुस और खुद को एक बेटी कहती हैं वो। तो बंगाल की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि अगर ममता बनर्जी खुद को बेटी कहती हैं तो इस बेटी की विदाई भी अब ज़रूरी है। तो विदाई करने के लिए मन बना लिया है। बेटी की सुरक्षा दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ की खुद, अगर मैं दिल्ली से देखकर भांप कर अगर मैं बोलती तो वो, और आज जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं वहाँ की मिट्टी से, बंगाल के लोगों से मिलकर बात करके आई हूँ। आप देखोगे वहाँ की महिलाएं रो रही हैं कि सरकारी अस्पताल में अपने पति का, अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पाती हैं। महिलाएं वो रो रही हैं कि उनकी सुरक्षा का क्या, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी महफूज नहीं है, दहशत का माहौल है, एक अलग ही देश लगता है। बंगाल की गलियों में जब आप घूमेंगे तो ममता बनर्जी का डर और दहशत लोगों में इस कदर भरा हुआ है कि लोग डर के मारे मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। जब आप माइक लगाओगे कुछ पूछने के लिए, बोलने के लिए, तो माइक कम बंदूक ज़्यादा लगता है उनको कि ये बंदूक है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही टीएमसी ने जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता लगभग 70-75 साल की जो उनकी माँ थी, उनको तक नहीं छोड़ा। तो ये कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जहाँ पे 70-80 साल की बूढ़ी माँ सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पे एक आम महिला, एक लड़की, एक बच्ची सुरक्षित कैसे हो सकती है? आप बताइए मुझे। एक सवाल आपने उठाया था मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। ममता बनर्जी कहना है कि ये मेरा कोर वोट बैंक है। अब्बास सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी 7 चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वोट बैंक कटेगा कुछ?
देखिए मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने पहले भी अगर, हालांकि अगर मैं आपको पिछले साल के वोट का याद दिलाऊं तो इन्होंने पिछले बार अब्बास सिद्दीकी को चुना था, जिन्होंने आज के वक्त एक नया अपना ISF करके एक नया पार्टी बना लिया है, इंडियन सेकुलर फोर्स करके। अब वही अब्बास सिद्दीकी जो कि यहाँ पे असद ओवैसी साहब जिसके सपने बुन रहे थे, जनवरी में जाके इन्होंने घोषणा कर दिया था कि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वही अब्बास सिद्दीकी जाकर लेफ्ट और कांग्रेस से जाके मिल गया। अब यहाँ पे ओवैसी अकेले हो गए, तो ओवैसी ने भी अकेले ही फतह जारी करने का ठान लिया कि वो अकेले ही जंग में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे क्योंकि उनको भी 5000 की मर्दानगी ज़्यादा दिखती है, तो वो भी मैदान में जंग में कूद गए हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं तय है कि इस बार मुसलमानों की वोट बटेंगे, कुछ ओवैसी के पास जाएंगे, कुछ लेफ्ट कांग्रेस और ये हमारे जो अब्बास सिद्दीकी है उनके पास जाएंगे। जहाँ तक ममता बनर्जी ने फिर से क्या किया है, वहाँ पे एक जगह है मेदिनीपुर, तो पूर्वी मेदिनीपुर के जो एक फिरफिरा शरीफ के एक पीरजादा ही हैं, वो भी, उनका नाम हुसैन करके, उनको शामिल कर लिया है। तो इसको शामिल करना, ममता बनर्जी की जो खलबली है, जो उनकी जो बौखलाहट है, वो दिख रही है, क्योंकि वो जय श्री राम के जो नारे लगते हैं ना, उससे ममता बनर्जी ने तय कर लिया है, वो मान गई हैं कि कोई भी हिंदू इस बार उनको वोट नहीं देगा। तो उन्होंने फिर से एक हुसैन को अपने में शामिल करके ये तय किया कि कुछ तो मुसलमान वोट आ जाए, वो मुसलमान जिसको वो इस्तेमाल करते आई हैं। और इस बार बंगाल के मुस्लिम भाई बहनों को भी समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और कठपुतले की तरह इस्तेमाल करती हैं। मुसलमानों के लिए कुछ स्पेशली नहीं किया, सिर्फ इतना किया है कि वहाँ के पीरजादाओं को, वहाँ के मौलानाओं को, वहाँ के मस्जिद में एक पेंशन जारी कर दी है, वहाँ के मौलानाओं को सैलरी जाती है, लगभग 55,000 रुपये समथिंग जाता है वहाँ के ईयरली। वहाँ के पंडितों का कुछ भी नहीं है, पुरोहितों का कुछ भी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। एक ऐसा जगह है जिसको उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना के रख दिया है कि आम इंसान वहाँ पे जा नहीं सकता, मैं और आप वहाँ पे घुस नहीं सकते। वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, बंगाल हिंदुस्तान का एक राज्य है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी एक दहशत का माहौल होता है, वहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में हो। तो आज बंगाल की जनता को परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन बीजेपी ही लेकर आ सकती है, क्योंकि बंगाल अब महफूज नहीं है। वो दिन दूर नहीं कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं बचेगा अगर टीएमसी रही तो। लेकिन सुमन जी, आप जब पश्चिम बंगाल में लोगों से पूछ रही थी, एक सवाल मन में लोगों के बड़ा उठता है कि पश्चिम बंगाल में बेटी वर्सेस बाहरी चल रहा है कि जो पश्चिम बंगाल की बेटी है वही सत्ता में राज करेगी। लोगों के मन में क्या चल रहा है कि बेटी को वोट देंगे या मोदी दादा को वोट देंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, ये स्टेटमेंट जो बाहरी शब्द आया था, इस बाहरी शब्द पे मैंने प्रश्न उठाया था वहाँ के लोगों से कि ममता बनर्जी तो कहते हैं कि कोई बंगाल में बाहरी नहीं आएगा, इस बार बंगाल में बेटी ही रहेगी। तो मैं सबसे पहले आपके व्यूअर्स को याद दिला दूं कि वो बाहरी हमारे देश का प्रधानमंत्री है। बाहरी की बात करते हो, अब ये सुभाष चंद्र बोस, और ये जो आप अगर देखे होगा आप यहाँ पे कन्याकुमारी में स्टैचू बनी, किसकी स्टैचू बनी हुई आपने देखा होगा, तो वो भी बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो जो बंगाल का रहने वाला पूरे विश्व को पाठ पढ़ा सकता है, विश्व का मार्गदर्शक बन सकता है, वो गुजरात का रहने वाला और हमारे देश का प्रधानमंत्री बंगाल का भविष्य क्यों नहीं बदल सकता? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो वहाँ के लोगों को पता है कि एक मार्गदर्शक पूरे विश्व का अगर मार्गदर्शक बन सकता है, अगर किस्मत बदल सकता है, तो ये एक नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा वो शख्स है जो कि इस बंगाल का भविष्य बदलने के लिए सक्षम है। क्योंकि ये डर, ये दहशत जो कहीं भी दूर दूर तक तरक्की नहीं है, दूर दूर तक कोई एजुकेशन नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धांधली है, कटमनी है। इतना ही नहीं, वहाँ पे आप देखो सीबीआई की जांच चल रही है, वहाँ पे आप देखो कोल स्कैम देखो, नाडा शारदा चिट फंड उठा के देखो, नानूर की हरकत, नानूर नरसंहार को देख लो आप। इससे पहले देखो टाटा मोटर्स की हालत देखो, सिंगूर की हालत देख लो। वहाँ पे तरक्की के नाम पे 1000 एकड़ जमीन जब वहाँ पे टाटा मोटर्स बनने वाला था, तो ममता बनर्जी ने ना उस जमीन की, वहाँ की वो हालत करके रख दी है कि ना वहाँ पे रोजी रोटी है, ना वहाँ पे कोई इतना क्षेत्रफल है वहाँ के लोगों के पास कि वो खेती बाड़ी करके खाना खा सके। ये हाल है, क्योंकि वो जमीन इतनी बंजर बन चुकी है कि ना वहाँ पे फैक्ट्री आई, ना ही अब वहाँ पे कोई खेती हो सकती है। तो इस सबका जिम्मेदार कौन है? ये ममता दीदी है। तो कौन इसका जिम्मेदार? तो वहाँ के लोगों को समझ में आ गया है। सुमन जी, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि इस चुनाव में कौन जीतता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी आमने सामने दो ही बड़ी पार्टियां दिख रही हैं, कौन आपको नजर आ रहा है आप जब लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं आम नागरिक और बीजेपी सपोर्टर की तरह बोलूं, मैं कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूं, मैं एक न्यूट्रल हूं, आपको शुरू से पता है। मेरे लिए देश हित और नेशन फर्स्ट है। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं, तो मैंने जिस चीज़ को एनालाइज किया,
टक्कर है, बहुत भीषण युद्ध है अभी। ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दंगा, हमेशा से अगर आप देखोगे राजनीतिक दंगा बंगाल की पहचान बन के रह गई है। अगर आप आज का न्यूज़, आज का लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ उठा के देख लो तो 200 बम बारूद आज मिले हैं। तो ये 200 बारूद खेत में छुपाए गए थे। तो जैसे जहां चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होते ही चुनावी हिंसा सबसे पहले बंगाल में सामने आता है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो ये भी तय है कि ईवीएम हैक करना, वहां पे लोग ये भी कहते हैं, वहां के गांव की महिलाओं ने ये तक बोला है कि जब वो वोट देने जाती हैं तो उनको दरवाजे पे रोक के उनका नाम पूछा जाता है, उनके उंगली में सिर्फ इंक लगा के दिया जाता है और बोलता है जाओ, हो गया तुम्हारा चुनाव, डाल दिया तुमने वोट, हो गया तुम्हारा, जाओ। और उसके बाद वो टीएमसी को वोट कर देते हैं। उनको ये तक नहीं पता होता कि उन्होंने किसको वोट दिया, बस उनके नाम से वोट डाल दिया जाता है। तो अगर इस तरीके की गुंडागर्दी और हिंसा हुई तो नो डाउट टीएमसी बरकरार रहेगी, क्योंकि इस तरीके की हिंसा तो बीजेपी नहीं करती ना, इस तरीके की हिंसा तो ममता बनर्जी करती हैं। लेकिन सुमन जी, ममता बनर्जी हमेशा कहती है कि खेला होए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ब्रिगेड की रैली से कहा कि ये लोग खेलने में, क्या है खेला, आखिरकार लोग जानना चाहते हैं। आपको ये खेला होबे, खेला होबे बहुत चल रहा है। मैंने भी कई सवाल पूछे कि आखिर है क्या खेला होबे। तो खेला होबे वहाँ पर मतलब जैसे हम कोई चीज़ होता है ना कि चलो आज लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो वहाँ पे होता है खेला होबे। खेला होबे मतलब आज ममता बनर्जी का खेला थोड़ा अलग टाइप का है। वहाँ पे चलता है क्लब सिस्टम। हर 5 मिनट पे 5-10 लोग आपको मिल जाएंगे बैठे हुए, जो आपको लूडो खेलते हुए दिखेंगे, चेस खेलते हुए दिखेंगे, कार्ड खेलते हुए दिखेंगे, चाहे वो चाय का नुक्कड़ है, चाहे वो गोलगप्पे वाले बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी दुकान पे 5-5 मिनट की दूरी पे एक क्लब बैठी हुई है, जो कि सारे टीएमसी के गुंडे हैं, जिनको कि क्लब हर महीने उस क्लब को 20-30-40 हज़ार रुपये बंधा हुआ है कि मिलेगा। उनका काम यही है कि मैं आप बाहरी कैमरा और वीडियोग्राफी लेके चले जाते हैं, दिल्ली से उठा के चले जाते हैं मुँह कि सच दिखाएंगे दुनिया को, या बीजेपी कार्यकर्ता भी बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो उन्होंने बात की वो लूडो खेलने वाले लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उनका क्लब की जो सैलरी जो मिलती है महीने का वो इसीलिए मिलती है। तो वहाँ से शुरू होता है उनका खेला कि आपने तो बात कर ली एक नॉर्मल इंसान की तरह कि भाई यहाँ पे बीजेपी आएगी, बीजेपी को जिताना है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ पे ममता दीदी इस तरीके से गलत कर रही है। आपने एक नॉर्मल डिस्कशन किया, आगे आप मुश्किल से 10 कदम बढ़ेंगे, आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप बंगाल में कहाँ गए। ये चीज़ें हैं। तो ये है उनका खेला। और लेकिन ये खेला अब जो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ये खेला चाहते हैं, लेकिन इनका खेल होगा तरक्की का, इनका खेल होगा परिवर्तन का, इनका खेल जो मकसद होगा वो होगा महिला सुरक्षा का, इनका जो खेल होगा वो होगा बच्चों के एजुकेशन का, इनका जो खेल होगा वो होगा पूरा परिवर्तन का। जैसे आपने देखा आसोल परिवर्तन, मतलब कि पूरा परिवर्तन, एक वास्तविक परिवर्तन। बंगाली में जो चीज़ बोला है मोदी जी ने बोला आसोल परिवर्तन, मतलब कि एक परिवर्तन जो कि एक सच्चा परिवर्तन है, एक, जी हाँ, एक असली परिवर्तन हो, वो परिवर्तन चाहिए बंगाल को। मैंने देखा वहाँ पे श्री राम के नाम का भगवान लगाने का इतना ज़्यादा जोश देखा। आप मान सकते हैं कि एक ब्रिगेड के मैदान पे लगभग 15 से 16 लाख लोगों का एक जगह इकट्ठा होना खुद में एक इतिहास है। ये एक ऐतिहासिक रैली था जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं वहाँ पे साक्ष थी, और मैं कहीं ना कहीं इससे ये समझती हूँ कि इस बार हो सकता है टीएमसी की सीट कम होगी और बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। जी अच्छा, मेरा लास्ट और पर्सनल सवाल ये है, आपने क्या कोई ऐसा वहाँ डर महसूस किया अपना पर्सनल, अपने आप को लेकर, वहाँ पर आपने कुछ ऐसा देखा? देखिए, डर कहते हैं ना, थोड़ा सा सतर्कता तो बहुत ज़रूरी है। एक सतर्कता हमने हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड मेंटेन करके रखा, क्योंकि वहाँ पे हर कोई नज़र दबा के बैठा है कि आप किस लिए आए हो क्या। अब वहाँ पे देखो क्या होता है, हम कैमरा लेकर जाते हैं, कैमरा निकलते ही टीएमसी के जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो आप पे बिल्कुल हावी हो जाते हैं कि आप क्या सच्चाई कैप्चर करके दुनिया को कुछ सही तो नहीं दिखा दोगे, सच तो नहीं दिखा दोगे। क्योंकि बंगाल में मैंने यही फील किया कि एक अपने भारत का राज्य ही नहीं है वो, भारत एक अलग ही देश में जा रहा है, एक अलग ही घुसपैठिया घुसे हुए हैं, एक अलग ही रोहिंग्याओं का रिश्तेदारी लग रही है ममता बनर्जी के साथ। और वहाँ से लोग, वहाँ पे लोग इस तरीके से डरे हुए हैं कि वो ये कहने से डरते हैं कि हाँ मैं बीजेपी समर्थक हूँ, हाँ मैं मोदी का समर्थक हूँ, या मैं देश के प्रधानमंत्री का समर्थक हूँ, ये कहने से डरते हैं लोग। आप ये सोचो कि भारत में रह के भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ा डर क्यों नहीं है। अब वहाँ पे मैंने कई लोगों से बात किया, एक हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमें भाई साहब मिले, वो कहते हैं कि ममता दीदी तो इतनी अच्छी हैं कि वो 5 रुपये में खाना खिलाती हैं, 5 रुपये में आपको चावल, दाल, सब्जी और अंडा करी मिल जाएगा, इससे बुरा क्या, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, कब से मिल रहा है दादा? उन्होंने बोला जी हो गए 25-30 दिन। बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने उनसे बस इतना सवाल पूछा, 25 दिन 30 दिन पहले से 10 साल से सरकार है, ये 8 रुपये 10 रुपये प्लेट खाना पहले क्यों नहीं मिल रहा था? उन्होंने कुछ नहीं बोला।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि बंगाल में किस तरीके के परिवर्तन की ज़रूरत है। बंगाल एक ऐसे पिछड़े हुए जगह पे जा रहा है जहाँ से धीरे 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 कहते हैं ना कि हम डेवलप्ड कंट्री हो रहे हैं, इंडिया तरक्की पे जा रही है, पर बंगाल में मैंने ये महसूस किया कि लोग पिछड़ते हुए जा रहे हैं। वहाँ के रूरल एरिया जितने भी अर्बन एरियाज़, जो शहर के लोग हैं, नो डाउट उनको मेरा वीडियो शायद पसंद नहीं होगा, आएगा, मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो तरक्की कर चुके हैं, उनके पास अपनी जॉब है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास अच्छी सैलरी है, उनके पास बच्चों का एजुकेशन है, क्योंकि वो इतनी इनकी इनकम है। लेकिन उनका क्या, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जिनके पास बिजली पानी नहीं है, मजदूर होकर ना रहेगा, लोहा तोड़ रहे हैं, कोयला तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ उनको आता नहीं है, तो वो अर्बन एरियाज वाले लोग इस रूरल एरियाज का दर्द नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बंगाल में परिवर्तन की जरूरत है और सबको मौका मिलना चाहिए। तो बीजेपी को जरूर इस बार मौका मिलना चाहिए और इस बार परिवर्तन की जरूरत बंगाल को सबसे ज्यादा है।